नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएस क्लासेज में। आज हम यहाँ अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। बेसिकली ये चैप्टर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होता है ये समझाने के लिए। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों जनन जो होते हैं प्लांट में वो हमें इस बेस पे ही समझ में आएंगे कि हम उनकी स्ट्रक्चर को जानें, और ये चैप्टर लगभग सब में इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो चैप्टर है वो अपना है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए जो एग्रीकल्चर में होती है उनके कंपटीशन की तैयारी जो भी विद्यार्थी कर रहा है, जैसे कि अपना अभी जो एमपी में आने वाली है RHGO, ठीक है, उसके बेसिस पर ये चैप्टर डिजाइन किया है क्योंकि उसमें प्लांट फिजियोलॉजी, ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी यानी लगभग 70% पोर्शन किसका है, बायोलॉजी का है। तो आज स्टार्ट करते हैं। आपको अगर पसंद आए चैनल और चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आपने सुना होगा, तो इसके बारे में मैं आपको जब प्लांट क्लासिफिकेशन किसी टॉपिक की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे मैं समझा दूंगा। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि जितनी भी फसलें अपने पास फील्ड क्रॉप्स है वो सब एंजियोस्पर्म ही है, ठीक है। 99.99% एंजियोस्पर्म है। तो आप उसी को एक ही पौधे को ध्यान में रखते हुए चलो कि किसी भी प्लांट का ले लो, ठीक है। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये क्वेश्चन बार बार आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन को सबसे पहले किसने खोजा। तो इसका आंसर है जैकब कैमेरियस। पादपों में लैंगिक जनन, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, कुछ चीजें हिंदी में भी लिखी हुई है, लेकिन आप बेसिकली हिंदी में इंग्लिश में दोनों में मुझे लगता है इतने सिंसियर हो कि समझ जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले ये टॉपिक 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन इनसे आ सकता है, इसलिए मैं तीनों पॉइंट ज्यादा ऐसे, हालांकि इसमें पॉइंट बहुत सारे हैं, अलग अलग प्रकार के वन लाइनर है, लेकिन ज्यादा मुझे लगे नहीं, इंपॉर्टेंट ये लगे तो मैं आपके लिए ये लाया हूँ। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज प्लांट्स में, ठीक है। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज, लैंगिक जनन की खोज किसने की, जैकब कैमेरियस। और एक बायोलॉजी में एक ब्रांच होती है एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान। एम्ब्रियोलॉजी को क्या बोलते हैं, भ्रूण विज्ञान, या शॉर्ट में इसको भ्रूणिकी भी बोलते हैं, भ्रूणिकी, ठीक है। प्लांट की बात कर रहे हैं, एनिमल की बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है। तो अगर बात करें, ये आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, पादपों में लैंगिक जनन की खोज करता कौन है, जैकब कैमेरियस। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखें। इसके बाद दोनों में से मैं आपको बताना चाहूँ, आप इसको पंचानन महेश्वरी जो राजस्थान के हैं, जयपुर के, इनको भी आप ध्यान रख सकते हो क्योंकि ये भी पूछा गया है। ये महेश्वरी शब्द आपको अलग क्वेश्चन में मिलेगा, जो मैंने इसमें लिखा हुआ है इसमें नहीं मिलेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कौन है, यानी कि भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो पंचानन महेश्वरी, ठीक है। और अगर इंटरनेशनल बात करें तो सी ऑल्फ, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। अगर सिंपली पूछे तो आपको सी एफ ऑल्फ लगाना है, और इंडियन उसमें दे दिया हो तो आपको पंचानन महेश्वरी या पी महेश्वरी आपको करना है। इनकी एक बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसको भी ध्यान रखना, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, स्पेशली एंजियोस्पर्म पे काम किया है। अब मैं बता रहा था आपको कि पंचानन महेश्वरी का नाम आपने कहाँ सुना होगा, तो आपने कभी सुना होगा अगुणित पादपों का, यानी कि रिप्रोडक्शन या फिर कल्चर, सॉरी कल्चर यानी एंथर कल्चर, ठीक है। यहाँ ये नाम सुना होगा एंथर कल्चर यानी परागकोश संवर्धन। एंथर कल्चर के खोजकर्ता भी कौन है, पंचानन महेश्वरी है। या फिर अगर आपने सुना हो अगुणित यानी एन जिसको बोलते हैं हैप्लॉइड प्लांट। जो एप्लॉइड कल्चर होता है, एंथर कल्चर होता है, इन्होंने क्या किया कि जो एंथर होता है यानी पराग कोश होता है, उसके पराग कणों से ही क्या किया, इन्होंने कल्चर करके उससे प्लांट विकसित किया। तो अगुणित पादपों का जो संवर्धन किया था यानी एंथर कल्चर किया था, वो किन्होंने किया था, पंचानन महेश्वरी ने। तो एक बात ये भी ध्यान रखना कि पंचानन महेश्वरी की ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात, अपने पास एक साइंटिस्ट और है, गोथे, इसको तो रहने दो, लेकिन अगर आपको कभी आ जाए कि गोथे ने क्या बोला था, तो ये लाइन इनकी है कि फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। अब सूट क्या होता है, देखो प्लांट में जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूट, ठीक, और जो अबव द ग्राउंड होता है उसको बोलते हैं शूट।
ठीक। या इसको हम नीचे वाले पार्ट को राइजोस्फीयर भी बोल देते हैं और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फाइलोस्फीयर। यहाँ पर एक ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है। ऊपर वाला नीचे वाला राइजोस्फीयर, ऊपर वाला फाइलोस्फीयर, मतलब जड़ मूल तंत्र और एक प्ररोतंत्र, दो होते हैं पौधे में। अबाउ द ग्राउंड क्या होता है, सूट। जो सूट होता है उसमें सूट की विशेषता है, जैसे सूट मतलब उसमें तना भी आ जाएगा, उसमें ब्रांचेस आ जाएगी, लीफलेट, लीव्स सब आ जाएंगे, वो सब क्या है, सूट है। और नीचे इसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, इसके अलावा इसमें रूट हेयर्स, ये सब किस में आते हैं, अपने रूट्स में आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 या 4 बातें हुई है, इसमें से आपको याद रखना है कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रोलॉजी कौन है, पंचानन महेश्वरी, जिनकी बुक है एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इनको नोट्स बनाते रहो या नोट करते रहो तो अच्छी बात है, तुम्हारा ही फायदा है इसमें, ठीक है। चलो, तो अब हम यहाँ देखने वाले हैं आगे की बात जो कि लैंगिक जनन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें हम क्या देखेंगे, जैसे कि मान लो कोई भी प्लांट अगर यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है तो उसका सेक्सुअल पार्ट सबसे ज़्यादा होता है, मतलब लगभग 90% पार्ट सेक्सुअल में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फ्लावर होता है। प्लांट के लिए फ्लावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्सुअल ऑर्गन कौन होता है, फ्लावर होता है। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर यहाँ समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, फ्लावर हैज 4 साइकिल। अब ये क्या बोला है, फ्लावर में 4 चक्र होते हैं। 4 चक्र जैसे कि एक होता है बाह्य दल, दलपुंज, एंड्रोसियम और गायनोसियम। ये ध्यान से देखना कि मैंने इसके जो कोरोला और कैलिक्स के आगे लिखा हुआ एसेसरी साइकिल, एसेसरी मतलब सहायक चक्र, ये सहायक चक्र है और ये अनिवार्य चक्र है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्लावर की स्ट्रक्चर, तो इसमें 2 चक्र होते हैं, यानी कि सहायक चक्र और अनिवार्य चक्र। अब मैं यहाँ पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर देता हूँ, उससे थोड़ा ध्यान रहेगा। जैसे कि हम सबसे पहले बनाएंगे ये वाला बीच वाला जो आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं कार्पल या गाइनोसियम। इसके बाद ये जो मैंने बनाया ये है आपके पास स्टेमन। ये भी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये अपने पास कोरोला और ये कैलेक्स, ठीक है। अब देखो हिंदी में समझाता हूँ। बाह्य दलपुंज किसको बोलते हैं, बाह्य दलपुंज जो आपने फ्लावर देखा होगा, जैसे गुलाब का फूल देखा, उसमें बाहर हरे हरे पत्ते होते हैं, उनको क्या बोलता है, बाह्य दलपुंज। तो ये सब किस में मिलेंगे, बाह्य दल, ये है अपना बाह्य दल। और जो अंदर पंखुड़ियां होती है कलर, इनको बोलते हैं दल या पंखुड़ियां, पेटल्स, ठीक है। इसकी इकाई होती है पेटल्स, इसकी इकाई होती है सेपल। याद रखना है, तो याद होगा। बाह्य दल को बोलते हैं कैलिक्स, बाह्य दल को बोलते हैं कैलिक्स, और दल को बोलते हैं कोरोला। कोरोला यानी दल, तो इसकी दल की इकाई होती है पेटल्स, पेटल्स मतलब पंखुड़ियां, ठीक है। अब दल पुंज है, इसका मतलब पूरी बहुत सारी पंखुड़ियों का जो समूह है, ग्रीन कलर कलरफुल जो पंखुड़ियों का समूह है, किसी में पीली, हरी, नीली, लाल, अलग अलग प्रकार के फ्लावर होता है। तो जो फ्लावर में विशेष तौर पर फ्लावर की क्वालिटी या फ्लावर की जो इमेज है, यानी फ्लावर की जो महंगाई है, उसकी एरोमा से होती है। और विशेषकर 90% पार्ट उसका कैसा होना चाहिए, मान लो कलरफुल होगा, आप भी फ्लावर वही लोगे, जैसे गुलाब का फूल है, अच्छी खुशबू आती है, अच्छे पत्तियां पंखुड़ियां होती है, तो दल इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे दूध को महंगा और सस्ता बेचने का कारण क्या हो सकता है, जैसे फैट परसेंटेज, ठीक है। वैसे फ्लावर को महंगा और सस्ता, जिसमें अच्छे दल होंगे वो अच्छा फूल, ठीक है। ये क्यों होते हैं दल, रंगीन क्यों होते हैं, क्योंकि पुष्पीय पादपों में ज्यादातर जो परागण होता है वो किसके कारण होता है, पुष्पीय पादपों में ज्यादातर परागण होता है वो कीटों के कारण होता है, और कीट हमेशा कलर से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो वहां पर इनको परागण में आसानी होती है, पोलिनेशन में, इसलिए दलों का कलर कैसा होता है, ये होता है अलग अलग प्रकार के कलरफुल पैटर्न में होते हैं। इसके अलावा कुछ
हमेशा फ्लावर के नीचे सबसे नीचे वाला चक्र जो होता है बाह्य दल होता है, और ये हमेशा हरा होता है। ये किसका काम करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। ये प्रोटेक्शन का, बाह्य दल किसका काम करेगा? प्रोटेक्शन का, और ये दल अट्रैक्शन का काम करेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं? इन दोनों जनन चक्र जो अंदर वाले हैं, ये और ये वाला जनन चक्र है, यानी कि ये है मेल वाला पार्ट, इसको बोलते हैं मेल पार्ट। ठीक है, यानी एंड्रोसियम। ये है फीमेल पार्ट, इसको बोलते हैं गाइनोसियम। तो ये मेल और फीमेल पार्ट कहाँ होता है? अंदर की साइड होता है। इनको डैमेज नहीं करना होता है या डैमेज से बचाना होता है। तो ये दोनों जो चक्र हैं, दल और बाह्य दल, ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं? मेल और फीमेल पार्ट को। ठीक है, तो याद रखना, बाह्य दल पुंज सबसे बाहर वाला चक्र, और जो अंदर वाला चक्र होता है इससे बाहर वाले से जस्ट अंदर वाला होता है दल यानी पंखुड़ियां। ये दोनों ही जनन के लिए उपलब्ध मेल और फीमेल पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये मदद भी करते हैं। जैसे मैंने इनको सहायक चक्र बोला, तो देखो कैसे मदद करते हैं। बाहर वाला जो बाह्य दल होता है वो डैमेज, जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट से या एनवायरमेंटल कंडीशन अगर एडवर्स होगी तो उससे कैसे मदद करेगा? जैसे कि डैमेज होने से ये बाह्य दल पुंज पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा जो परागण यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक गैमेट का दूसरे गैमेट से मिलना होता है, तो जो परागण को उड़ा कर लाते हैं कीट, उनके ऊपर आते हैं, तो वो किससे आकर्षित होंगे? वो दल से आकर्षित होंगे, यानी दल पुंज से आकर्षित होंगे। तो कैलिक्स और कोरोला दोनों क्या है? सहायक दल, सहायक चक्र बोलते हैं। और कंपलसरी, अनिवार्य तो ये तो है ही सही, एंड्रोसियम और गायनोसियम नहीं होगा तो फिर वो फ्लावर का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दोनों पार्ट होते हैं। अब आपने सोचा कि सर ये एंड्रोसियम गायनोसियम क्या दोनों में एक में ही रहेंगे? हाँ, ये जो मैंने बनाया है आपके सामने, ये कंप्लीट फ्लावर है। क्या है? कंप्लीट फ्लावर। इसको बोलते हैं पूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प में क्या होते हैं? देखो, हमेशा कैलिक्स और कोरोला सब में होंगे, ये सब में उपलब्ध रहते हैं। लेकिन कभी कभी एक लिंगी पुष्प, आपने सुना होगा यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी, और एक होता है बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी, जिसमें फीमेल और प्लस मेल दोनों हो। जैसे ये वाला बना हुआ है, ये वाला बना हुआ है, ये फीमेल और मेल दोनों है, तो इनको बोलेंगे बाइसेक्सुअल द्विलिंगी फ्लावर, यानी कि ये कंप्लीट है। जो द्विलिंगी होता है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट के लिए शर्त है कि चारों चक्र होने चाहिए, तो ये द्विलिंगी फ्लावर होता है। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल में क्या होगा? या तो मेल या फीमेल। तो हमने कौन सा बनाया? ये वाला दिख रहा है, ये है कंप्लीट फ्लावर यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये बनाया है हमने। अगर यूनिसेक्सुअल लेना है, मान लो कि आपको कोई सा भी फीमेल फ्लावर लेना है, मान लो आपको फीमेल फ्लावर चाहिए, तो आप ये जो स्टेमन्स, पुंकेसर वगैरह है, इनको मत रखो इसमें, तो ये कैसा हो जाएगा? केवल इसमें फीमेल पार्ट है तो फीमेल फ्लावर। अगर आपको मेल लेना है तो इसको हटा दो, तो ये कैसा हो जाएगा? मेल फ्लावर। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑलवेज अ इनकम्प्लीट फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल इज ऑलवेज अ कंप्लीट फ्लावर। यहाँ तक बात आपको पकड़ में आई? कमेंट करके बता देना मुझे, ताकि मुझे पता रहे कि क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी धुन में पढ़ाया जा रहा हूँ, आप अपनी धुन में पढ़े जाओ। ठीक है, और जहाँ भी लगे आपको कोई चीज़ अच्छी लग जाए उसको नोट भी कर लेना। ठीक है, उसको नोट कर लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। ये बेसिक जानकारी हो गई फ्लावर के बारे में, कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर किसको बोलते हैं, और मेल फीमेल फ्लावर में क्या क्या होना चाहिए, एंड्रोसियम गायनोसियम क्या होते हैं। लेकिन एंड्रोसियम और गायनोसियम, अपना टॉपिक एंड्रोसियम गायनोसियम ही रहेगा ज़्यादातर, क्योंकि हमको क्या करना है? जनन करवाना है। ठीक है, तो अब अपना टॉपिक क्या रहेगा? एंड्रोसियम और गायनोसियम। ठीक है, अब अपने पास प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो टू टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अपना टॉपिक क्या रहेगा आज? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए मेल, एक होना चाहिए फीमेल। ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल फीमेल चाहिए। अब हमें मेल, जो मेल फ्लावर या मेल पार्ट, फ्लावर का मेल पार्ट और फ्लावर का फीमेल पार्ट, या तो इनको अलग अलग पढ़ेंगे या एक ही फूल में पढ़ लो, बात बराबर है। आप अलग अलग करके पढ़ो कि मेल पार्ट क्या होता है और फीमेल पार्ट क्या होता है। द्विलिंगी पुष्प में मेल और फीमेल एक साथ होते हैं। ठीक है, एक लिंगी में मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेल। ठीक है, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि नर जनन अंग। ठीक है, नर जनन अंग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो उसको क्या बोलते हैं? जितना भी मेल वाला पार्ट है उसको बोलेंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम, या इसको हिंदी में बोलते हैं पुमंग।
अब पुमंग में क्या आता है, देखो जैसे मैंने बताया कि जितने भी पुंकेसर है, पुमंग क्या होता है, पुंकेसर का समूह। आपने पुंकेसर नाम सुना होगा, जिसको स्टेमन बोलते हैं, पुंकेसर का समूह। जैसे मान लो एक प्लांट में 100 पुंकेसर है, ठीक है, तो वो सारे पुंकेसर क्या कहलाएंगे, पुमंग, यानी सारे स्टेमन्स क्या कहलाएंगे, एंड्रोसियम। पुमंग को बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को ही मेल पार्ट से हम डिनोट करते हैं, और उसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, पुंकेसर। पुंकेसर को बोलते हैं स्टेमन। तो ये स्टेमन किसको बोला है, पुंकेसर को, ठीक है, ये पुंकेसर है। और इसके टोटल नंबर ऑफ स्टेमन, जितने भी पुंकेसर एक फ्लावर में हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, पुमंग या एंड्रोसियम। इसकी इकाई क्या होती है, एक पुंकेसर इसकी इकाई होती है। यहाँ तक समझ में आया? नहीं भी समझ में आई कोई बात तो तुम मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा स्पेशल, ठीक है। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर बताया था, तो ये फीमेल पार्ट बता दिया था, ठीक है। ये कोरोला, ये कैलिक्स, ये इसका डंडा पेडिसिल, ठीक है, और ये थैलेमस पुष्पासन, इसको बोलते हैं पुष्पासन। और अब जब भी बात करूंगा मैं द्विलिंगी पुष्प की करूंगा, अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, एक में पढ़ा दूंगा सब, है ना। तो इसमें मतलब अपने पास कोरोला हो जाएगा, कैलिक्स हो जाएगा, एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों हो जाएंगे। तो ये पुष्पासन है, इसको थैलेमस बोलते हैं, आपने सुना होगा। सेब, सेब जो होता है एप्पल, उसमें खाने वाला पार्ट यही होता है, यही जाके आगे खाया जाता है सेब में, ठीक है। तो पुष्पासन यानी थैलेमस। तो ये देखो थैलेमस यानी पुष्पासन, और जो ये है इसको बोलते हैं पेडिसिल, यानी कि पुष्प व्रंथ। और ये बार वाला चक्र बाह्य दल है जो ग्रीन कलर का है, और ये पंखुड़ियां हैं जो दल बोलते हैं इसको, बाह्य दल और दल। इसके बाद इसका नेक्स्ट चक्र होता है ये वाला, ये पुंकेसर है, ये पुंकेसर। जैसे मान लो इसमें 4 पुंकेसर बना दे, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 1000, किसी में लाखों, ठीक है। ये मत सोचो कितने हैं, लेकिन अभी मान लो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 4 है। एक पुंकेसर, दूसरा पुंकेसर, तीसरा, 4 पुंकेसर, माना कि इस फ्लावर में 4 पुंकेसर हैं। अब चारों पुंकेसर को मिलाकर बोलेंगे पुमंग, यानी ये पुंकेसर को क्या बोलते हैं, स्टेमन। तो चारों स्टेमन को मिला के बोलेंगे एंड्रोसियम। ये समझ में आ गया? तो यहाँ पर एंड्रोसियम या पुमंग है, इसमें कितने पुंकेसर है, 4 ही पुंकेसर है, ठीक है। तो 4 पुंकेसर में क्या बना दिया, टोटल मेल पार्ट यहाँ पर बना दिया है, इसलिए इसको बोलेंगे हम पुमंग या एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम क्लियर हुआ। अब हमें केवल एक स्टेमन यानी एक पुंकेसर की देखनी है, तो एक पुंकेसर को ले लो। देखो अब चावल सब पक गए हैं तो सबको खाना जरूरी थोड़ी, एक चावल पका हुआ देख लो तो सब पक गए, ठीक है। तो हमें चारों पढ़ने की जरूरत नहीं, हम एक को ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला है अपने पास एक पुंकेसर, तो ये पुंकेसर ऐसा रहता है, ठीक है। ये वाला पुंकेसर यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। 3D डायग्राम है इसलिए आपको ऐसा दिखा हुआ, बाकी बीच में है, ये डंडा बीच में जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया इसका फिलामेंट, पुंकेसर का फिलामेंट यानी पुतंतु। ये जहां से कनेक्ट होता है इसको बोलते हैं कनेक्टिव या योजी, ठीक है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये दोनों पालियां, ये दोनों डिब्बे हैं ना, ये दोनों मिलाकर, इस सबको मिलाकर ऊपर वाले पार्ट को मिलाकर बोलते हैं एंथर या पराग कोश। एंथर या पराग कोश, इन दोनों को मिला के बोलते हैं। अब देखो एंथर में कितनी पालियां हैं, 2, ठीक है। तो एक पराग कोश में कितनी पाली होती है, 2। एक पाली है, एक लोब है और दूसरा लोब है, तो इसमें कितनी पालियां हैं, 2 पालियां, ठीक है, यानी कि 2 लोब्ड, यानी इसको बोल सकते हैं बाई लोब्ड, ठीक है, यानी द्विकोशीय या द्विपालित यानी बाई लोब्ड। या इसको और बायोलॉजिकल टर्म बोलो तो इसको बोलते हैं डाइथिकस, डाइथिकस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्टेमन में यानी पुंकेसर में 3 पार्ट होते हैं, एंथर यानी परागकोश, फिलामेंट यानी पुतंतु, कनेक्टिव यानी योजी, ये 3 पार्ट है। और हमेशा एंथर क्या होगा, 2 लोब में बटा होगा, जैसे मैंने 2 डिब्बे दिखा दी, ये दोनों डिब्बे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाइथिकस या बाइलोब्ड। और याद रखना, जैसे मान लो कि ये वाला ऊपर वाला लोब, ये वाला नीचे वाला लोब, ठीक है। और मान लो यहाँ पर ये पुतंतु जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैंने इधर अलग तरीके से बनाया, ये इधर अलग। तो ये हो गया तुम्हारा एंथर। अब एंथर में एक पाली है, एक पाली है, 2 पालियां हो गई। अब देखो इसमें एक एक पाली यानी एक लोब में, इस लोब में 2 परागधानियां पाई जाती है, एक परागधानी 2 परागधानी, जिनको बोलते हैं 2 चेम्बर, ठीक है। एवरी लोब मतलब प्रत्येक
लोब में 2 चेंबर पाए जाते हैं, एक ही चेंबर एक ही चेंबर। तो इसमें भी कितने मिलेंगे? 2, एक ही चेंबर एक ही चेंबर, ठीक है। तो ये कितनी, 4 चेंबर हो गए। तो याद रखना एक स्टेमन में 4 परागधानियां यानी पोलन सेक या परागधानी या पराग चेंबर, कुछ भी बोल दो। तो एक लोब में 2 और दूसरे लोब में 2 परागधानियां होने के कारण एक पूरे एंथर में कितनी परागधानियां होती है? 4 परागधानियां होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक एंथर यानी परागकोश में या एक पुंकेसर में कितनी परागधानियां होती है? 4 परागधानियां होती है। प्रत्येक लोब में 2 होती है, इसलिए इसको 4 परागधानियां माना गया है, ठीक है। ये परागधानियां ही है जहां पर परागकण बनेगा, यहां तक याद है, ठीक है। तो इसलिए इसको 4 परागधानियां होने के कारण इसको टेट्रा स्पोरेंजिएट भी बोलते हैं, क्योंकि परागधानियों को क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरेंजिया। ये बात अलग है, कभी डिटेल में पढ़ेंगे तो बताऊंगा। लेकिन अभी तुम्हें याद रखो कि पुंकेसर में स्टेमन बोलते हैं उसको। तो पुंकेसर में 3 पार्ट, फिलामेंट, कनेक्टिव, दोनों बेकार पार्ट है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एंथर। एंथर में 2 लोब होते हैं, इसलिए बाइलोब्ड या डाइथिकस बोलते हैं। और प्रत्येक लोब में 2 अंदर चैम्बर होते हैं, जिनको परागधानियां बोलते हैं, पोलन सेक बोलते हैं। तो एक स्टेमन में 4 पोलन सेक हो गई, ठीक है। और यहाँ पे बनेंगे परागकण। और याद रखना जो ये परागधानियां हैं, मैं आपको ये खोल के बता दूं, एक लोब, दूसरा लोब, ये अंदर वाला डायग्राम बताता हूँ। एक परागधानी, दूसरी परागधानी, तीसरी परागधानी और चौथी परागधानी, ठीक है। इसके अंदर भी 4 लेयर होती है, जैसे 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, है ना। तो यहाँ बोला मैंने कि एंथर कवर्ड, मतलब ये कवर पूरा होता है 4 लेयर से। ये ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये क्यों बता रहा हूँ अभी समझ में आएगा आपको कि ये जो एक परागधानी, दूसरी परागधानी और चौथी परागधानी, ठीक है, चारों परागधानियां हैं, इनके ऊपर 4 लेयर होती है। एपिडर्मिस याद करने की जरूरत नहीं है, एंडोथीसियम, मिडिल एरिया भी याद, तीनों लेयर याद करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत है टेपिटम। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, इसलिए बता देता हूँ। टेपिटम क्या होती है? टेपिटम इसकी लेयर होती है जो अंदर परागकण बनेंगे, थोड़ी देर बाद परागकण बनाएंगे हम। तो इसको पोषण देने के लिए टेपिटम किस लिए होती है? बढ़ते हुए परागकणों को पोषक का काम कौन करती है? टेपिटम वाली परत। टेपिटम परत क्या करती है? बढ़ते हुए परागकणों को पोषण देती है, ठीक है। परागकण भी एक अनसाइंटिफिक टर्म है, वो नहीं है, लेकिन उसको अपन बोल देते हैं डेली लाइफ में, या फिर अपन पढ़ते हुए परागकण 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 बोध करते हैं, इसलिए परागकण। बाकी वो परागकण एक अलग चीज है, लेकिन हम माइक्रोस्पोर को परागकण मान लेते हैं, ठीक है। चलो, अब यहां तक समझ में आ गया आपको ये मेल पार्ट यहां तक समझ में आ गया हो। तो अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि जनन की प्रक्रिया में देखो, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि पादप जो होता है वो हमेशा क्या होता है? द्विगुणित। पादप क्या होता है? द्विगुणित, मतलब उसमें क्रोमोसोम किस में रहते हैं? 2 जोड़ों में रहते हैं, इसलिए इसको ट्विन बोलते हैं। पादप द्विगुणित होता है और पादप संरचनाएं सारी की सारी कैसी रहेगी? जैसा पादप रहेगा वैसे ही वो भी द्विगुणित यानी 2n यानी डिप्लॉइड रहेगा, आपने सुन रखा होगा। लेकिन युग्मक यानी जनन करने वाले गैमिट बनते हैं, जनन करने वाले जिनसे जनन होगा वो गैमिट बनते हैं, वो n होते हैं यानी कि अगुणित, ठीक है, अगुणित। क्यों? ये भी तो देखने की बात है सर, ये अगुणित क्यों होते हैं। देखो, जैसे मान लो कोई मेल है, फीमेल है, माना कि इसमें 20 क्रोमोसोम है, इसमें भी 20 क्रोमोसोम है, क्योंकि एक ही जाति की है तो क्रोमोसोम संख्या सेम रहेगी। अब मेल है, ये दोनों मिलते कैसे हैं? मेल फीमेल मिलते कैसे? मेल फीमेल का मतलब है गैमेट का मिलना रिप्रोडक्शन के लिए। तो मेल में कुछ कोशिकाओं में क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस क्या करता है? क्रोमोसोम को आधा करता है, और इन्होंने क्या बनाया? गैमिट। क्या बनाया? गैमिट यानी कि युग्मक। तो युग्मक बनाए तो सबसे पहले मेल में जो युग्मक बनेंगे वो मेल गैमेट बनेंगे, ये तो ये कैसे रहेंगे? n, ठीक है। तो 2n बराबर, मान लो 2n बराबर यहाँ पर 20 था, तो n बराबर यहाँ क्या हो गया? 10 हो गया, ठीक है। वैसे ही फीमेल में भी क्या होगा? मियोसिस। हमेशा जब भी युग्मक निर्माण होता है, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है, क्रोमोसोम आधे होते हैं। यहाँ पर भी 2n बराबर 20 था, क्योंकि प्लांट हमेशा द्विगुणित होता है, इसलिए 2n बराबर लिखा है अपन ने, ठीक है। 2n बराबर 20, यहाँ पे 2n बराबर 20, तो यहाँ 2n 20 से
2n बराबर 20 था, द्विगुणित पौधा था, 20 क्रोमोसोम थे, तो मियोसिस हुआ तो इसमें आधा हो गया, तो युग्मक हमेशा क्या रहता है n, तो n बराबर 10 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ मियोसिस, तो यहाँ पर भी n बराबर 10 हो गया और ये फीमेल गैमेट। ठीक है, अब ये दोनों मिलना, दोनों को मिलाना पड़ेगा, इसको फ्यूजन बोलते हैं। तो देखो n और n क्या हो गया 2n, और 10 और 10 क्या हो गया 20। तो आने वाली संतान भी क्या रहेगी, जिसमें अगर माता भी 20 गुणसूत्र है, पिता भी 20 गुणसूत्र है, तो संतान भी 20 गुणसूत्र रहेगी। मान लो अगर मियोसिस नहीं होता और क्रोमोसोम आधे नहीं होते गैमेट में और 20 के 20 रहते, तो 20 से 20 यहाँ आ जाता, 20 से 20 यहाँ आ जाता, 20 20 40, तो ये तो डबल हो गया था, 4n बराबर 40 हो जाता। तो क्रोमोसोम की स्थिरता प्रत्येक जनरेशन में बराबर बनाए रखने के लिए हमें जब भी कोई जन्म होता है तो उसमें क्या करना पड़ता है, मियोसिस होता है। यही अर्धसूत्री विभाजन का एक पर्याय भी है, यानी कि एक इंपोर्टेंस भी है कि अर्धसूत्री विभाजन क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम की क्या रखते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम की एक निरंतरता या संख्या निश्चित रखते हैं, संख्या निश्चित रखते हैं क्रोमोसोम की। ठीक है, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन का यहाँ पर जरूरी होना है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब मैंने बताया कि हम यहाँ मेल पार्ट पढ़ रहे थे, मेल पार्ट पढ़ रहे हैं तो मेल के लिए हमें मेल गैमेट बनाने पड़ेंगे और फीमेल के लिए फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे जब भी, तो क्या होगा निषेचन होगा, मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे तो निषेचन होगा और उससे नया पौधा या नया बीज का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इतनी आसानी से बनते नहीं है, ठीक है, जितना मैंने बता दिया आपको, वैसे ये बनने की प्रक्रिया ही तो क्वेश्चन है, बनने की प्रक्रिया ही तुम्हारा सवाल है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जैसे कि मान लो ये मेल है, मेल प्लांट है, मेल प्लांट में हमने क्या बताया कि मेल फ्लावर होंगे। मेल फ्लावर में क्या है उसकी इकाई, एंड्रोसियम यानी कि पुमंग, ये मैंने बताया। अब पुमंग में यूनिट क्या है, पुंकेसर, ये मैंने बताया। स्टेमन आपको बता रखी है पहले, स्टेमन या पुंकेसर। अब पुंकेसर में मैंने बताया आपको परागकोश बताया था, 2 पालियों का परागकोश, यानी कि ये हो गया अपने पास एंथर। यहाँ तक बात समझ आ गई। एंथर में मैंने बताया था 4 परागधानियां, 4 परागधानियां। यहाँ तक समझ में आई बात। धैर्य रखना पड़ेगा आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं तो आपको धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मैं बोलता हूँ, 4 पोलन चेंबर है, पोलन से, ठीक है, एक परागकोश में 2 लोब होते हैं, 2 लोब में 2 होती है, तो 4 परागधानियां। परागधानियों के अंदर क्या होगा, यहाँ पर परागधानियों के अंदर बनेगा लघु बीजाणु। ठीक है, लघु बीजाणु, जो कि देखो लघु बीजाणु है, ये होता है अपने पास n यानी कि अगुणित। तो मैंने जैसे गैमेट बनाया था ना, वो डायरेक्ट गैमेट नहीं बनेगा, पहले बनेगा लघु बीजाणु। परागधानियों में क्या बनेंगे, लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर। सर आपने माइक्रोस्पोर यानी कि लघु नाम क्यों दिया, तो याद रखो मादा का अंडा या युग्मक हमेशा मेल के अंडे या युग्मक से या शुक्राणु या परागकण से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए मादा का युग्मक बनना, मादा का बीजाणु बनना मेगा स्पोरोजेनेसिस या मेगा गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, जबकि मेल वाले भाग में कुछ भी होगा वो माइक्रो ही कहलाएगा। ये हमेशा गांठ बांध के याद रख लो। ठीक है, तो हम अब पढ़ रहे हैं परागधानी के अंदर किसका, माइक्रोस्पोर का बनना। तो पहला स्टेप जो अपना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से लघु बीजाणु जनन अपना इसमें है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, लिखा हुआ देखो, सबसे पहले देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऊपर लिख रखा है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। माइक्रो है तो आपको पता चल गया कि ये किससे बनेगा, ये बनेगा अपने मेल में। माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है किसमें, पोलन से। पोलन से का आपको समझ में आई, जैसे मैंने एंथर बताया था आपको, एंथर कल्चर। थोड़ी देर, 1 मिनट माफी चाहूंगा मैं आपसे, थोड़ा बैटरी में डाउन थी और मैं स्टार्ट हो गया। चलो ये हो गया चार्ज। ठीक है,
अब स्टार्ट करते हैं। देखो परागधानी आपको समझ में आ गई। परागधानी के अंदर पहले माइक्रोस्पोर बनेंगे। मैं आपको बता दूं, पहले माइक्रोस्पोर बनाएंगे फिर माइक्रोगेमेट बनाएंगे। माइक्रोगेमेट ही क्या होता है, अपना जो आगे जाके फ्यूजन करेगा। तो अब यहाँ से दिमाग बिल्कुल रिफ्रेश कर लो आप, ठीक है। पहला स्टेप और एक किस पे चल रहा है, मेल पार्ट में, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर बनाना है हमको। तो माइक्रोस्पोर बनाने के लिए याद रखना, मैंने आपको बताया था कि ये है अपने पास परागकोश, ये फिलामेंट और ये परागधानी, 4 परागधानी। परागधानी के अंदर ये सब परागधानियों के अंदर एक के बारे में बताऊंगा मैं, सब समझ जाना। एक परागधानी है, इसके अंदर होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। इसको शॉर्ट में MMS बोल दो, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये किसका पार्ट है, ये प्लांट का पार्ट है, इसलिए हमेशा क्या रहेगी, द्विगुणित 2n रहेगी। इसमें होगा क्या, मियोसिस। मियोसिस और माइटोसिस आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपके साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी भी है, पढ़ा देंगे। बहुत सिंपल है, समझ में आ जाए तो बहुत सिंपल है, नहीं आए तो फिर माथा खपाने जैसी चीजें, ठीक है। मियोसिस होता है, मियोसिस क्या करता है, क्रोमोसोम को आधा कर देता है, तो ये हो जाएगा n, ठीक है। तो जो n बना है ये, ठीक है, जो n बना है यह है आपका माइक्रोस्पोर। और याद रखना, कभी भी अर्धसूत्री विभाजन से एक सेल से क्या नहीं बनता, एक नहीं बनता। कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। तो हम यहाँ पर 4 माइक्रोस्कोप एक साथ बनाएंगे, उसके बारे में मैं अभी डिटेल में बता दूंगा। देखो जब भी एक साथ 4 बनती है, वो आपस में जुड़ी होती है, एक सेल से 4 सेल का बनना, ये होता है टेट्राड फॉर्मेशन होना। तो माइक्रोस्पोर बनाते वक्त सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, सबसे पहले पुंकेसर पे चलेंगे, पुंकेसर से हम परागकोश पे चलेंगे, परागकोश से परागधानियों में चलेंगे। और परागधानी किसका पार्ट है, पौधे का पार्ट है। और पौधे के सभी पार्ट क्या होते हैं, जब तक मियोसिस नहीं हो जब तक क्या होते हैं, 2n होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। 2n परागधानी में 2n पोलन मदर सेल है, 2n परागधानी में 2n मदर सेल है। तो देखो ये मैं यहाँ निकाल देता हूँ आपके पास, ये अपने पास ये इसका न्यूक्लियस है। ये सेल कौन सी है, माइक्रोस्पोर बनाने वाली मदर सेल। मदर सेल ऑलवेज 2n, और ये कैसी है, 2n। समझ में आ गया यहाँ तक। इसमें क्या घटित होगा, इसमें घटित होगा मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। और जब भी किसी चीज में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है एक साथ, ठीक है। 1 से 4 बनना अर्धसूत्री विभाजन की पहचान है, और क्रोमोसोम का आधा होना। मान लो ये 2n है, तो 4 सेल बनेगी, तो चारों ही क्या होगी, n n n और n, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पूरे को एक साथ टेट्राड, यानी चतुष्क, चतुष्क बोलते हैं इसको, ठीक है। और जब भी ये मियोसिस होगा और 4 लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर बनेंगे, ये चारों क्या है, 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्कोर है। अब इनको मान लो आप अलग अलग करके देखोगे 4, ये क्यों अलग अलग हो गए, क्योंकि केलोज भित्ति इनके बीच होती है, एक एंजाइम से जुड़ी, एक एंजाइम यहाँ पर ये भित्ति है, जो यहाँ पर ये चारों को जोड़ने वाली भित्ति, इसको बोलते हैं केलोज। ये बाद में डिजोल्व हो जाती है केलेज एंजाइम से। याद रखना केलोज भी नाम सुना होगा, पेक्टिन से और सेलुलोज से बना होता है। ये डिजोल्व हो गई तो ये चारों अलग अलग हो गए, बीच में से घुल गई है तो चारों अलग अलग हो गए, 1 से 4 बन गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनके ऊपर जब ये बनते हैं चारों, तो इनके ऊपर एक लेयर आ जाती है, जो टेपिटम या एंडोथीसियम या अपने पास एपिडर्मिस से टूट कर एक लेयर बना देती है ऐसी। और ये डिजाइन वाली लेयर होती है, ठीक है। ये मैंने डिजाइन नहीं बनाया यहाँ पे, ऐसे डिजाइन वाली लेयर यहाँ पर आपके पास बन गई। किसके ऊपर, माइक्रो, एक के ऊपर बना दूंगा, बाकी चारों का आप समझ लेना, ठीक है। तो चारों के ऊपर ये माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप के ऊपर लेयर बन गई। इस लेयर को बोलते हैं माइक्रोस्पोर की बाहरी लेयर एक्साइन, और जो अंदर वाली लेयर है ये, इसको बोलते हैं एंटाइन, ठीक है। तो ये बाह्य परत और ये आंतरिक परत। एक्साइन जो होती है, इसमें एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन। आपको शब्दों का ज्ञान अगर हो, आपने सुना हो कि प्लांट पूरे किंगडम में सबसे अगर स्ट्रॉन्गेस्ट कोई पदार्थ है तो वो कौन है,
स्पोरोपोलेनिन, जो कहाँ पाया जाता है, परागकण के ऊपर। और इसको, ये स्पोरोपोलेनिन कैरेटिनॉइड के बहुलक होते हैं, ये कैद होते हैं एक बॉडी में जिसको बोलते हैं यूबिस्काई। तो यूबिस्काई या यूबिस्काई, देखो जैसे मान लो स्पोरोपोलेनिन ये से है, ये यूबिस्काई है, ठीक है। तो यूबिस्काई के अंदर क्या भरे होते हैं, ये स्पोरोपोलेनिन, ये फट जाती है तो ये जाके जमा हो जाते हैं इस पर, ये लेयर बना देते हैं ये वाली, ठीक है। ये मैंने डिजाइन वाली लेयर बनाई। तो स्पोरोपोलेनिन की जो लेयर होती है वो कहाँ होती है, माइक्रो स्पोर के ऊपर होती है, यानी लघु बीजाणु के ऊपर होती है, जिसको आगे जाके परागकण बोलेंगे, ठीक है। तो एक्साइन बाहरी लेयर किससे बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से, और अंदर वाली लेयर जो होती है वो किससे बनी होती है, वो सिंपल पेक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। और ये पूरी नहीं होती, बीच बीच में ये छेद होते हैं यहाँ पर, ये इसको जर्म पोर बोलते हैं क्योंकि यहाँ से पराग नलिका निकलेगी। तो मैं एक टिपिकल डायग्राम बताऊं आपको एक माइक्रोस्कोर का। तो एक तो ये अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में बता नहीं रहा हूँ, ये साइटोप्लाज्म हल्का सा मैंने यहाँ दर्शा दिया, ठीक है। एक माइक्रो, और ये एन है, याद है ना आपको, क्योंकि ये किससे बना है, ये बना हुआ है मायोसिस से, यानी कि अर्धसूत्री वाला एन बन गया। इसके ऊपर जो लेयर है डिजाइन वाली, ये लेयर है डिजाइन वाली, इसको बोलते हैं एक्साइन, जो बनी है स्पोरोपोलेनिन से, और अंदर वाली है इंटाइन, जो बनी है पेक्टिन से। इंटाइन वही प्लांट के पदार्थ से बनती है, लेकिन एक्साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पोरोपोलेनिन जो है पॉलीमर है कैरेटिनोइड का, और ये एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर माइक्रोस्कोप में उपस्थित होता है। और जो इंटाइन होती है वो किसकी बनी होती है, वो पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। और स्पोरोपोलेनिन आपको याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि ये पादप जगत का सबसे कठोर, जो जल्दी डिजोल्व नहीं होता है, डिग्रेड नहीं होता है, वो पदार्थ है स्पोरोपोलेनिन। इसलिए परागकण कहीं भी मिल जाए, किसी भी खुदाई में अगर परागकण मिल जाए, इसका मतलब है कि वो बहुत लंबे समय से पड़े हुए हैं और यहाँ पर जीवाश्म ईंधन या पेट्रोल की खोज हो सकती है, क्योंकि परागकण लाखों सालों तक भी जीवित रहते हैं स्पोरोपोलेनिन की वजह से। तो ये कितने बन गए अपने पास, 4। और याद रखना विशेषकर मेल में जब भी मियोसिस होता है, और जैसे स्पर्म भी बनते हैं, माइक्रोस्पोर भी बनते हैं, तो चारों के चारों क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं, मरता कोई भी नहीं है। फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में बहुत सारे अंडे बनते हैं लेकिन एक अंडा ही काफी होता है, तो उसको ही पोषण देने के चक्कर में सारे अंडे या सारे मेगास्पोर मर जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये जो बना है ये अपने पास माइक्रोस्पोर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। 4 माइक्रोस्पोर बने, लेकिन हम बात करेंगे केवल 2 की सॉरी 1 की बात करेंगे, 2 की क्यों करेंगे, 4 में से 1। वैसे एक सेल से बने हैं 4, वहां हजारों लाखों सेल है, तो परागकण करोड़ों में बनते हैं, ठीक है। परागकण करोड़ों में बनते हैं, एक सेल से 4 बनते हैं, वैसे लाखों सेल है, लाखों मदर सेल है, तो लगभग करोड़ों में बनते हैं परागकण, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, अब यहाँ एक्साइन इंटाइन बार बार नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर है और ये एन, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसमें बनेंगे गैमेट, इससे क्या बनाने हैं, गैमेट। तो ये इसको बोलेंगे लघु युग्मक जनन, क्योंकि फाइनली काम तो युग्मक ही करते हैं, लघु युग्मक जनन, यानी कि माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। अब देखो ये एन है, यानी अगुणित है, अगुणित में कभी भी मियोसिस नहीं होगा। मियोसिस होने के लिए 2n 4n 6n यानी सम में 2n या उसके मल्टीपल में चाहिए, 3n में कभी भी क्या नहीं होगा, यानी कि त्रिगुणित में कभी भी क्या नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि 1.5 गुना थोड़ी हो सकता है, 2.5 गुना नहीं हो सकता, आधा कभी नहीं हो सकता, जोड़े में क्रोमोसोम रहते हैं। तो यहाँ पर तो n है, मतलब यहाँ तो क्रोमोसोम का एक ही सेट है, तो यहाँ पर कभी भी क्या नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। n यानी अगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, द्विगुणित में होता है, यानी 2 हो, 2n हो, 4n हो, 6n हो, 2 के गुणा में या द्विगुणित होना चाहिए जब। तो अब यहाँ पर जो मियोसिस होता है वो हो चुका है अपना माइक्रोस्पोर मदर सेल में, और उससे माइक्रोस्पोर बन गए हैं, माइक्रोस्पोर अपने पास आ गया। माइक्रोस्पोर मैंने आपको बता दिया पूरा लघु बीजाणु जो बता दिया है, ठीक है। अब देखो, अब लघु बीजाणु के अंदर क्या बनेंगे, लघु युग्मक, जिसको अपन मेल गैमेट बोलेंगे। वो कैसे, यहां पर ध्यान दो, जैसे कि मान लो अगर इस माइक्रोस्पोर में हम एक बार मियोसिस होगा नहीं, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन करवाते हैं, ठीक है। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन करवाते हैं। समसूत्री में क्या होता है, 1 का 2 हो जाता है, बराबर होता है। तो
समसूत्र विभाजन सेल में नहीं हुआ है, किस में होगा? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में समसूत्र विभाजन होगा तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए। अब बोलोगे सर सेल, एक सेल से दो सेल होती ना, जरूरी नहीं है। अगर मान लो केंद्रक का विभाजन हो गया, एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए और उसके पास क्या इतना प्रॉपर्टीज नहीं है या फिर इतना मटेरियल नहीं है, प्लाज्मा नहीं है कि वो सेल भी डबल कर सके, तो फिर उसमें साइटोकाइनेसिस रुक जाता है। एक सेल के अंदर ही दो युग्मक यानी दो केंद्रक हो सकते हैं। तो यहाँ पर किस में हुआ है? ये इसमें हुआ है। और ये हुआ है असमान विभाजन, जिससे एक केंद्रक तो बनेगा बड़ा और एक केंद्रक बनेगा छोटा। ठीक है, असमान विभाजन हुआ, एक केंद्रक बनेगा बड़ा और एक केंद्रक बनेगा छोटा। समसूत्र विभाजन हुआ है, इसका मतलब इसमें भी n गुणसूत्र है, इसमें भी n क्रोमोसोम है, मतलब रहेंगे तो n ही, क्योंकि अब आधे तो हो नहीं सकते n/2, तो हमेशा क्या रहेगा? समसूत्री विभाजन होगा। तो यहाँ पर एक बार असमान माइटोसिस हुआ है, एक बार असमान समसूत्री विभाजन हुआ है। इस वजह से एक केंद्रक के दो केंद्रक बन गए, एक केंद्रक बड़ा एक केंद्रक छोटा। थोड़ी देर बाद इस माइक्रोस्पोर में क्या होता है कि बड़ा वाला केंद्रक कोशिका के एक साइड में आ जाता है, ये बड़ा केंद्रक कोशिका के एक साइड में आ जाता है और यहाँ का जो पूरा साइटोप्लाज्म कंडेंस होकर ऐसे जमा हो जाता है, चारों तरफ साइटोप्लाज्म जमा हो गया। ठीक है, और लेयर बन गई है और छोटा केंद्रक यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो दो केंद्रक बने थे शुरू में। ठीक है, तो इस केंद्रक बड़े वाले केंद्रक को हमने बोला है ट्यूब न्यूक्लियस, यानी ट्यूब केंद्रक। ठीक है, ट्यूब केंद्रक यहाँ पर हमने बोला है, और छोटे वाले केंद्र को बोला है जनन केंद्रक, जनरेटिव न्यूक्लियस, जनन केंद्रक। तो एक ट्यूब न्यूक्लियस, एक जनन केंद्रक। ठीक है, तो नलिका केंद्रक भी इसको बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस, नलिका केंद्रक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं जनन केंद्रक। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो ट्यूब न्यूक्लियस है यानी नलिका केंद्र के आसपास अपने साइटोप्लाज्म जमा करके कोशिका जैसा बन जाता है। तो अब नलिका केंद्र को ही क्या बोलेंगे? नलिका कोशिका। यहाँ पे अंतर याद रखना कि इसके ऊपर लेयर आ गई, इसलिए नलिका केंद्र को क्या बोल रहे हैं? नलिका कोशिका, यानी ट्यूब सेल बन गई, ट्यूब सेल। और जो एक छोटा वाला जनन केंद्रक है, इसमें हो जाता है एक बार और माइटोसिस। क्या हो जाता है? माइटोसिस, यानी समसूत्री विभाजन। अब देखो क्या रहेगा, सीन क्या हो गया, ये वाली ट्यूब न्यूक्लियस और इसमें हुआ है तो ये दो हो गए। तो अब यहां पर हो गया एक ट्यूब कोशिका यानी कि नलिका कोशिका, और ये दोनों हो गए हैं जनन केंद्रक, या इस कोशिका को जनन कोशिका बोल सकते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर है, तो माइक्रोस्पोर, लेकिन इसके अंदर क्या बन गए? माइक्रोस्पोर के अंदर ये दो गैमेट, किसको बोलेंगे? जनन केंद्रक को क्या बोलेंगे? यही है अपने मेल गैमेट। क्या है? मेल गैमेट। यहां तक बात समझ में आई? देखो मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। हमने सर्वप्रथम मेल पार्ट पढ़ा था, फ्लावर, मेल फ्लावर यानी मेल पार्ट यानी पुंकेसर। पुंकेसर के अंदर तीन भाग होते हैं, परागकोश होता है, फिलामेंट होता है, योजी होता है। परागकोश के अंदर चार परागधानियां होती है, चारों परागधानियों में से कोई सी भी एक परागधानी ले लो, उस परागधानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी मदर सेल होती है। मदर सेल 2n होती है क्योंकि वो प्लांट का पार्ट होती है, डिप्लॉइड होती है। उसमें मियोसिस करवा के हमने 4 माइक्रोस्पोर बना लिए थे, यानी 4 लघु बीजाणु बना लिए थे। ऐसे लाखों लघु बीजाणु मियोसिस की सहायता से बन सकते हैं और बनते ही हैं। तो मियोसिस हुआ और उसमें क्या बन गए? 4 लघु बीजाणु। लघु बीजाणु के बारे में हमने पढ़ लिया था, यानी मेल जो स्पोर है उसके बारे में पढ़ लिया था, उसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं क्योंकि छोटा होता है फीमेल की तुलना में, इसलिए माइक्रो बोला है। माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु माता का होता है, लघु बीजाणु फीमेल मेल का होता है। उस लघु बीजाणु के अंदर एक्सैन परतें होती है, स्पोरोपोलिन की बात मैंने बता दी। अब उस लघु बीजाणु के अंदर ही जो केंद्रक है, अब लघु बीजाणु कैसा हो गया है? वो हो गया है आपके पास n यानी अगुणित वाला, अगुणित है यानी उसमें एक ही सेट है क्रोमोसोम का। अब उस लघु बीजाणु का जो केंद्रक है अब बनाएगा युग्मक यानी कि गैमेट बनाएगा, यानी लघु युग्मक। तो अब उसमें होगा माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। अब उसमें सबसे पहले लघु बीजाणु के केंद्रक में होगा एक बार असमान माइटोसिस। असमान माइटोसिस का मतलब एक
दो बनते हैं तो एक बड़ा एक छोटा बन गया तो असमान हो गया। एक बार माइटोसिस हुआ उसमें एक नलिका केंद्रक बन गया है और एक बन गया है अपने पास जनन केंद्रक। ठीक है, नलिका केंद्रक और जनन केंद्रक। फिर एक बार जनन केंद्रक में समान विभाजन हुआ, कौन सा वाला, समसूत्री, तो वो बन गए दो केंद्रक। तो दो तो हो गए जनन केंद्रक, ठीक है, और एक हो गया नलिका केंद्रक। ये दोनों जनन केंद्रक को क्या बोला है, मेल गैमेट या नर युग्मक, इन्हीं को ही बोला जाता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और निषेचन भी हम करवा देंगे। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, और कुछ भी पसंद आया हो और कुछ भी बुरा लगा हो, दोनों चीज़ें मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कर देना।